हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली गुड न्यूज़ ये है कि जो भी लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो वो अब सीरियस हो जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया। हम साल भर कितना भी पढ़ते हैं, कितना भी मेहनत करते हैं, लेकिन जो मेन रियल पढ़ाई होती है ना, वो फॉर्म फिल करने के बाद ही होता है। जो सिंसियरिटी लेवल होता है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो डेट्स में इस बार थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं। आईबीपीएस का जो भी एग्ज़ाम्स है पीओ कलर का, वो पहले हो रहे हैं। आरआरबी का थोड़ा डिले होगा ड्यू टू एमलगमेशन एंड ऑल। बहुत सारी ज्वाइनिंग्स हुई अभी बची हुई है आरआरबी का, तो उस कारण उनका थोड़ा सा डिले है। तो खैर वो अपने हाथ में नहीं है, आईबीपीएस ने पहले बता दिया था आपको। जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लाइन पे वो चीज़ की आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो भी सारे रिजल्ट है वो 1 अप्रैल को आएंगे, लेकिन इनके अकॉर्डिंग आईबीपीएस का शायद जो रिजल्ट है वो फेब तक आ जाएगा, जनवरी एंड या फेब में ये अलॉटमेंट कर देंगे। आरआरबी का आई थिंक 1-2 महीना लेट एग्जाम्स होगा, तो हो सकता है कि 1 अप्रैल को उसका रिजल्ट आए। ठीक है, तो ये सब डेट आप देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो मेन चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा वो है जो कुछ बातें आपको ध्यान रखना चाहिए वाइल फिलिंग दी फॉर्म्स, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी तो यार बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या डिक्लेरेशन डालना है, ऑल एंड ऑल। खैर वो सब आप खुद भी देख सकते हो यार, ग्रेजुएट हो तो फॉर्म फिल करना क्या है आपको बताऊँ। तो मेजर जो चीज़ें हैं ना, वो एक देखो, एक आप इस चीज़ को पॉजिटिव ले सकते हो कि बहुत से लोगों के लिए क्या होता था ना कि जैसे 1 जनवरी को आरआरबी का रिजल्ट आ जाता था, और फेब इस बार थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन नॉर्मल ट्रेंड आप देखोगे तो फेब मार्च तक उनका ज्वाइनिंग हो जाता था। फिर 1 अप्रैल को आता था आईबीपीएस का रिजल्ट, उनमें भी उसमें भी उनका हो जाता था। लेकिन बहुत से लोगों के साथ ये हर्डल होता था कि जो बॉन्ड अमाउंट कुछ 2 लाख 2.5 लाख का है आरआरबी पीओ के अंदर, तो उस बॉन्ड के कारण वो लोग नहीं निकल पाते थे वहाँ से। ठीक है यार, ऑफ कोर्स सब उतने कैपेबल नहीं होते कि 2-2.5 लाख एक बड़ा अमाउंट होता है बहुत से लोगों के लिए। तो वो उस बॉन्ड के चक्कर में दो वो चाहते हैं कि आईबीपीएस के पीएसबी बैंक ज्वाइन करना, लेकिन वो बॉन्ड के चक्कर में फंस जाते हैं। ठीक है, वो नहीं छोड़ के जा पाते। तो इन चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगी कि यार आईबीपीएस का पहले आ जाएगा, तो ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शन रहेगा सोचने के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप बच जाओगे, तो इसको आप पॉजिटिव लीजिए, मेहनत करिए अच्छे से। ठीक है, दूसरा पीओ ऑफ कोर्स जो अभी पीओ लगे होंगे तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है। जो लोग आरआरबी में होंगे या फिर क्लर्क होंगे आईबीपीएस के अंदर, उनको ये फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो भी लोग क्लर्क हैं, तो डिपेंड करता है कि आपका प्रायोरिटी क्या है। यदि आपका प्रायोरिटी है कि कोई बेहतर आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, सपोज आपको मान लो एसएससी का एग्ज़ाम्स देना है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम्स देना है, पीसीएस का एग्ज़ाम्स देना है, ठीक है, या फिर आपका रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई सिडबी नवाडी ये सब का एग्ज़ाम्स देना है, तो बेटर है कि अभी क्लर्क में ही आप रहिए और उन एग्ज़ाम्स का तैयारी करिए, उन एग्ज़ाम्स को टाइम दीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके पास एक बैकअप है क्लर्क का। जब मान लो बाई चांस बहुत ही वर्स्ट केस हुआ, तो आपका मान लो कहीं पे सिलेक्शन नहीं होता है, तो पीओ तो आप 3 साल में बन ही जाओगे यार। ठीक है, प्रमोशन से आप पीओ बन सकते हो, लेकिन एक बार आप यदि ऑफिसर बनते हो ना, तो फिर आपके लिए टाइम मैनेज करना इन चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एज ए क्लर्क आपके पास बहुत सारे एजेस होते हैं, मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं क्लर्क वर्सेस पीओ का। लेकिन अब मान लो किसी के मन में ये है कि नहीं, मेरे को मतलब बैंक में ही लाइफ टाइम रहना है, बैंक में ग्रो करना है, बैंक में आगे बढ़ना है, एजीएम बनना है, डीजीएम बनना है, एमडी बनना है, यदि ऐसा कुछ है तो आप आराम से एग्ज़ाम दे लीजिए। ठीक है, पीओ का आप एग्ज़ाम से अपियर हो सकते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका एज मान लो 29 है, वो अभी क्लर्क होंगे, तो उनको लग रहा होगा यार कि 1 साल में बाकी एग्ज़ाम्स पॉसिबल नहीं है, तो बेटर है कि हम 3 साल में पीओ बनेंगे, उससे 1 साल में ही पीओ बन जाते हैं, तो वो लोग एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। या फिर आरआरबी के अंदर जो क्लर्क होंगे पीओ होंगे, उनको यदि पिछला बार उनका सिलेक्शन नहीं हुआ पीओ में, और उनका मन है कि मैं पीएसबी में एज ए ऑफिसर ज्वाइन करूं, तो आप कर सकते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो कॉल आपका ही है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करना है बिंग क्लर्क, बिंग इन जॉब्स, वो उस बात पे बाद में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में मेनली वही था कि फॉर्म आपको फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका मैंने बता दिया आपको एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसका तो पैटर्न चेंज करके भी बहुत कुछ मार्केट में हल्ला है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो, ये सिविल का यदि बात करें तो इन्होंने कुछ क्लियर नहीं लिखा है। क्लियर क्या है,
यही बोला कि गुड क्रेडिट हिस्ट्री होना चाहिए, बाकी कितना होना चाहिए वो बैंक, इंडिविजुअल बैंक आपको बताएगी, ठीक है। जैसे बहुत सारे बैंकों का इस बार 650 था, किसी का 680 था, तो इसके अकॉर्डिंग था, ठीक है, या फिर 700 था, तो वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। बाकी अब मान लो बहुत से लोग इस बात से भी परेशान रहते हैं कि यार मेरा कोई लोन था वो डिफ़ॉल्ट हो गया, एनपीए हो गया, तो उस केस में क्या मतलब जॉब लगेगा कि नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो एनओसी आप दे सकते हो यदि चीज़ें अभी ठीक है, पास्ट में मान लो कुछ था उस कारण से आपका सिविल ख़राब हो गया, अभी चीज़ें ठीक है, तो आप आराम से डिक्लेरेशन लेके आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, उसके लिए कोई रिजेक्ट नहीं होता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद पैटर्न का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यार देखो मेरे को ज़्यादा कुछ चेंजेस लगा नहीं, जो प्री का एग्ज़ाम से उसमें इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग ही रहेगा, वो थोड़ा बहुत उन्होंने मार्क्स में चेंजेस किए। जैसे इंग्लिश का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स वो पहले भी था। क्वांट में इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए, मार्क्स कम कर दिए, यानी 35 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का। मतलब इसका ये होगा कि जो सिंप्लीफिकेशन और ये वाला क्वेश्चंस होता है ना, वो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने हाफ मार्क्स के रख दिए होंगे, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कम हो गया। रीजनिंग में हो सकता है कि किसी को 2 नंबर का रख दिया होगा कुछ क्वेश्चंस को, तो उसके कारण ये 40 मार्क्स का हो गया। टाइम आपके पास सेम ही यार 20-20 मिनट का ही है, तो कोई ज़्यादा कुछ आपके इस पर डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है। यदि मेंस की बात करें तो आपका रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स 50 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। तो इस केस में भी आपको कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के देखने को मिल सकते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन हाफ मार्क्स के देखने को मिल सकते हैं, कुछ 1 मार्क्स को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग की बात करें तो 25 मिनट्स। इंग्लिश 35 क्वेश्चन 40 मिनट्स, और जो क्वांट है वो 35 क्वेश्चन 50 मिनट्स 50 मार्क्स 45 मिनट्स, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव भी रहता है, एक ऐसे रहता है और एक लेटर रहता है, तो ये 2 क्वेश्चन रहते हैं 25 मार्क्स के, ठीक है। 30 मिनट्स आपको मिलता है। तो इसमें भी बहुत से लोग परेशान होते हैं कि टाइपिंग अच्छा नहीं है, टाइपिंग स्पीड नहीं है। तो यार देखो ऐसा कुछ टाइपिंग स्पीड का ज़रूरत नहीं है, 2 ऐसे और लेटर आप टाइप कर लोगे 30 मिनट्स में। हाँ यदि किसी का बिल्कुल ही सिस्टम से उसके बाद क्या बोलते हैं कीबोर्ड से यदि नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद इंटरव्यू हो गया, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। उसके बाद एक बात जो है वो ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो अभी नहीं बनाते। उनको डाउट रहता है कि यार जॉब निकलेगा कि नहीं निकलेगा, होगा कि नहीं होगा। तो बेटर है कि आप यार बना के रख लीजिए, ज़्यादा अभी ये नहीं है, मतलब टाइम नहीं लगेगा आपको उसमें, एक बना के आप रख लीजिए। क्योंकि जो होता है ना नोटिफिकेशंस ईयर का आपसे मांगते हैं वो, तो समटाइम्स हो सकता है कि आपको फिर बाद में प्रॉब्लम हो, एफिडेविट बनवाना पड़े, कुछ करना पड़े। तो बेटर है कि अभी बनवा लीजिए। आप पीओ वाले तो ज़रूर से बनवा लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम भी आपको काम आएगा। और क्लर्क वाले भी बनवा लीजिए, एग्ज़ाम्स फॉर्म फिल करने से पहले बनवा के रख लीजिए यदि कास्ट सर्टिफिकेट आपका है तो, सो डैट आपको बाद में कोई परेशानी ना होना पड़े, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ना हम मिस कर देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं यार, ठीक है मतलब पता ही नहीं है सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये बना के क्या करेंगे यार, बना के रख लो ना, इतने चीज़ें आपने रखे होंगे ना, ठीक है एक बना के रख लो, क्या ही जाता है। तो ये एक पॉइंट था। दूसरा बात करें वैकेंसी की, इस बार तो वैकेंसी अच्छी खासी दिख रही थी यार मेरे को, तो इसमें उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी छुपा है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे अभी 5208 वैकेंसी है टोटल, और 2-3 बैंकों का नॉट रिपोर्टेड है, उसमें इंडियन बैंक है, यूको बैंक है और यूनियन बैंक है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही यार, तो 6-7 हज़ार तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फाइनल वैकेंसी को। सबसे अच्छी बात इस बार क्या है जानते हो, वो ये है कि मैक्सिमम बैंकों ने जो अपना वैकेंसी वो रिपोर्ट कर दिया। नहीं तो यार मेरे टाइम क्या था कि मैक्सिमम में एनआर था, ठीक है, सिर्फ 2-3 बैंकों के वैकेंसी आउट थे। उसमें क्या प्रॉब्लम होता था कि बहुत से लोग क्या करते थे कि वैकेंसी देख के अपना प्रेफरेंस भर देते थे, ठीक है। अब क्या होता था कि जैसे मान लो किसी ने, उस टाइम क्या था कि सेंट्रल बैंक में ज़्यादा वैकेंसी आता था। इस बार कितना है, इस बार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस बार 500 ही वैकेंसी दिया है, कम है यार। ये तो 2-2 हज़ार करके वैकेंसी दे रहे थे कुछ साल से, ठीक है। तो 2,000 करके वैकेंसी रहता था, बाकी समय नॉट रिपोर्टेड रहता था। लोग क्या करते थे कि टॉप पे डाल दिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। हालांकि देखो बैंक कोई ख़राब और ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि 12 बैंक में आपको प्रेफरेंस पे तो रखना पड़ेगा ना, मतलब फर्स्ट सेकंड ऐसे करके। तो उस सेंस में बोल रहा हूँ कि
बहुत से लोग डाल देते हैं स्टार्टिंग में कि यार वैकेंसी ज़्यादा है, इसको फर्स्ट पे डालो, बाकी नॉट रिपोर्टेड वाले को नीचे डालो, और बाद में पता लगता है कि यार मेरा नंबर तो इतना था कि मेरे को अच्छा बैंक मिल सकता था, टॉप का बैंक मिल सकता था। तो ये चीज़ें होता है, बाद में आपको अफसोस होता है। तो ये चीज़ों को आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही ध्यान रख लीजिए, ठीक है। प्रेफरेंस की यदि बात करें तो डिस्कस कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, कि देखिए आप पीएनबी को रख सकते हैं फर्स्ट पे, सेकंड पे आप बीओबी को रख सकते हैं, फिर से तीसरे पे आप कैनरा बैंक को रख सकते हैं, फोर्थ पे आप यूनियन बैंक को रख सकते हैं, उसके बाद आप फिफ्थ पे इंडियन बैंक को रख सकते हैं, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया को रख सकते हैं, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र को रख सकते हैं, उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को रख सकते हैं। इस सीक्वेंस में आप रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने जो आपका बड़े बैंक है ना उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया, साइज बिजनेस साइज के हिसाब से मैंने प्रेफरेंस बताया। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में ज़्यादा ब्रांचेस है, तो कोई यदि महाराष्ट्र से उसको थोड़ा लगे कि हाँ मतलब इस साइड पोस्टिंग होना चाहिए। हालांकि देखो पीओ में आपका ऐसा कुछ नहीं है कि पोस्टिंग किधर मिलेगा, कोई कुछ बता नहीं सकता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का जॉब होता है। स्टिल आपके पास चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र स्पेसिफिक है, हालांकि ऑल ओवर इंडिया पे इसका ब्रांच है, लेकिन इधर आपको पेनिट्रेशन जो है वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। फिर से आप यदि यूको बैंक का करो तो वेस्ट बंगाल के अंदर इसको ज़्यादा आपका मिलेगा ब्रांचेस, ठीक है। पीएनबी का बात करो तो नॉर्थ साइड आपको ज़्यादा मिलेगा, इंडियन ओवरसीज़ का बात करो तो साउथ साइड ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कैनरा का आप देखोगे तो बंगलोर साइड, बंगलोर मंगलोर ये सब में पोस्टिंग ज़्यादा होता है इसका, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपका कुछ यदि ऐसा स्पेसिफिक चॉइस है तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। बाकी जो मैंने प्रेफरेंस बताया वो तो बिजनेस वाइज बताया, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये डिस्कस करना था मेजर मेजर पॉइंट्स, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है यार। फॉर्म्स वगैरह फिल करने के लिए आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वो देख सकते हो। तो यदि मैं समराइज करूँ आपको तो वही चीज़ है कि थोड़ा सा आप सिंसियर हो जाइए। अभी नोटिफिकेशंस आ गए। दूसरा, जो लोग मान लो क्लर्क में है या ऑलरेडी जॉब में, वो चाहते हैं पीओ का फॉर्म भरना है, उनको बैंक में यदि ग्रो करना है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू आर इन जॉब, तो आपको सारी चीज़ें पता है। आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा कि मैंने जॉब के साथ कैसे तैयारी किया था, उस पर भी कभी डिस्कस करते हैं। तीसरा बात ये था कि जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है वो अभी आपका टाइम रहते बनवा लीजिए, ठीक है, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, दौड़ भाग नहीं हो। फोर्थ पॉइंट इज डैट कि आप प्रेफरेंस सही से भरें, स्टार्टिंग में थोड़ा देख के भरें, जल्दीबाजी में मत भरें कि हाँ ये करना है। आप सोच लीजिए कि आपका प्रेफरेंस क्या है। पोस्टिंग का ज़्यादा कुछ ये नहीं है, लेकिन आप रीजन स्पेसिफिक देख सकते हैं, जो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए, ठीक है, वो चीज़ है। बाकी पैटर्न चेंज का भी मार्केट में चलेगा बहुत, कि पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, उसका आपको कोई हवा नहीं बनाना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हो गया जो कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू फारसी नहीं डाल दिया है इन्होंने, ठीक है, जो आपको लगेगा कि हाँ कुछ अलग ही पैटर्न चेंज हो गया। बस थोड़ा सा मार्क्स का इधर उधर हुआ है, तो वो टोटल मार्क्स सेम ही है, टोटल टाइमिंग भी सेम ही है, तो उसमें ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही है, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।